ठीक है, तो फर्स्ट एड का लेक्चर जो था उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। फेंटिंग और losing consciousness. Fainting is a brief loss of consciousness and is the result of an interference with the function of the brain. There are many causes of unconsciousness, the most common of which are fainting, head injury, epilepsy, stroke, poisoning, diabetes and condition associated with lack of oxygen. If you have seen a person fainting, then fainting का मतलब आप लोग को पता है? फेंटिंग का मतलब बेहोशी, अनकॉन्शियसनेस, पेशेंट बेहोश हो जाता है, वो भी आता है, उसमें भी हमें फर्स्ट एड की जरूरत पड़ती है। जैसे जरूरी नहीं है कि उसका कट गया तो हम ड्रेसिंग करने को ही फर्स्ट एड बोलते हैं। आप लोग अभी तक यही समझते थे, आप लोग यही समझते थे फर्स्ट एड का मतलब पट्टी बांध देना, हाँ, बैंडेड लगाना। तो फर्स्ट एड में ABC जो आप लोग को बताया था वो तो माइनर चीज हो गई। कट्स लग जाना, छिल जाना, कट जाना, वो तो माइनर चीज हो गई। माइनर चीज हुई कि नहीं? मेजर चीज क्या होती है? मेजर प्रॉब्लम्स क्या आती है? वाइटल्स उनके मेंटेन रहे, वाइटल्स ना जाने पाए पेशेंट के वाइटल्स, हार्ट, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ठीक, वो सब मेंटेन रहे। तो उसके लिए क्या रहे? ABC जो बताया था, एयरवे, ब्रीदिंग, कॉन्शियस और सर्कुलेशन, 3 चीजें थी। ये 3 मेनली हम लोग को देखनी है प्रायोरिटी पे। अब इसमें क्या है, कोई भी विक्टिम जो है बेहोश हो गया तो पहले आपको पता होना चाहिए, आपको घबराना नहीं है कि ये बेहोश हो गया, अब क्या करें पहले लेकिन आपको जानकारी नहीं रहेगी तो आप लोग टेंशन में आएंगे कि बेहोश हो गया, अब क्या करें। तो बेहोश क्यों हुआ पहले ये पता हो तो हो अपने आप को। तो बेहोश होने के कारण क्या है? अनकॉन्शियसनेस किस वजह से होता है? फेंटिंग किस वजह से होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ये हम अनकॉन्शियसनेस कहां से कंट्रोल होता है? ब्रेन से, ठीक है। हमारा कॉन्शियस लेवल कहां से मेंटेन होता है? हार्ट से, ब्रेन से। तो हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा फॉर एट द मोमेंट, थोड़ी देर के लिए, ठीक है, हाइपोक्सिया एक तरह से हो जाएगा, तो ठीक, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो उतनी देर के लिए वो पेशेंट बेहोश हो जाएगा। विक्टिम हो सकता है बाद में होश में आ जाए, उस समय तो बेहोश हो जाएगा ना, गिर जाएगा। तब तक हमें उसको मेंटेन करना है, उसका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करना है, क्योंकि हमें पता, अभी पता चल गया ना किस वजह से होती है फेंटिंग, किस वजह से होती है। फेंटिंग को ही अनकॉन्शियसनेस बोलते हैं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? लैक ऑफ ऑक्सीजन एसोसिएटेड विथ लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से फेंटिंग होती है, उसके साथ में और भी चीजें हो सकती हैं। मतलब ये तो प्राइमरी चीजें, ऑक्सीजन नहीं मिला है तो तभी अनकॉन्शियस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन किस वजह से नहीं मिला? उसमें हेड इंजरी है, एपिलेप्सी है, ठीक है, मिर्गी दौरा, मिर्गी, ठीक है, मिर्गी जानते हैं ना, एपिलेप्सी, सीजर, झटके आना, हाँ, एपिलेप्सी डिसीज का नाम है। सीजर में तो झटके आना होता है, ठीक है, लेकिन झटके जरूरी थोड़ी ना एपिलेप्सी में झटके आए, एपिलेप्सी में भी सीजर आता है, ठीक है, एपिलेप्सी डिसीज का नाम है, मिर्गी डिसीज का नाम है। लेकिन सीजर का मतलब क्या होगा कि वो तो किसी वजह से भी आ सकता है, वो किसी वजह से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब दौरे किस वजह से पढ़ रहे हैं वो अलग चीज है, कि एपिलेप्सी की वजह से कि किसी और मेंटल कंडीशन की वजह से, ठीक है। हेड इंजरी हो गया, हेड इंजरी में क्या बताया था? लॉस ऑफ ब्लड होगा, और लॉस ऑफ ब्लड होगा तो ऑक्सीजन भी हो सकता है, इंटरनल इंजरी हो गई हो और इंटरनल हेमरेज हो गया तो ब्लड की सप्लाई पहुंच ना पा रही हो ब्रेन तक प्रॉपर, इस वजह से ऑक्सीजन लेवल, जब ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन लेवल भी गिर जाएगा तो फेंट हो जाएगा। जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, ठीक है, तो हम लोग को कैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं? नॉर्मली ब्लर विजन हो जाती है, ठीक। अगर आपको ऐसी जगह पर भेज दिया जाए जहां पर ऑक्सीजन लेवल कम हो, ठीक है,
या तो ज्यादा हाइट पे चले जाओ, माउंटेन्स पे, ऑक्सीजन कम है वहां, चलोगे थोड़ी देर क्या होगा, रेस्टलेसनेस हो जाएगी, बेचैनी और सफोकेशन होने लगेगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम आएगी ना, मतलब ऑक्सीजन कम पहुंचेगा। उसके बाद ऑक्सीजन धीरे धीरे आप जब चलते जाओगे तो आप थकने लगोगे। थकने को क्या बोलते हैं? पीछे वाले, थकने को क्या बोलते हैं? जैसे हम लोग माउंटेन पे जा रहे हैं तो वहां धीरे धीरे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। हाँ वो ठीक है, ठीक है, वो भी ठीक है। टायर्ड, वो तो कॉमन लैंग्वेज है। फटीग, 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 FATIGUE, फटीग, ठीक। तो वो थकान, जब हम लोग हाइट पे जाएंगे वहां ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो हम लोग को क्या होने लगेगा, थकने लगेंगे हम लोग, फटीग हो जाएगा, ठीक। और क्या होगा, बेचैनी हो जाएगी, रेस्टलेसनेस बोलते हैं बेचैनी को, रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस, बेचैनी, ठीक, ये हो जाएगी। और ब्लर 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 विजन हो जाएगा। ब्लर विजन होगा कि नहीं, ऑक्सीजन लेवल कम पहुंचेगा, ठीक, आगे सब धुंधला दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये सब कंडीशन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की हमें जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये सब सिम्टम्स हमें मिलेंगे देखने को। हेड इंजरी में भी यही चीज है, ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही, इस वजह से फेंटिंग। एपिलेप्सी में भी क्या हो गया, मरीज अपने कंट्रोल में नहीं रहता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होने लगते हैं। एपिलेप्सी में पेशेंट के दांत खींच लेता है और अपनी टंग भी कभी कभी काट लेता है एपिलेप्सी में। उसके हाथ कहाँ जा रहे हैं, एक्सट्रीमिटीज उसके कुछ उसको पता नहीं होता, हाथ पैर कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। एपिलेप्सी में कंडीशन होती है। तो उस समय भी मान लीजिए उसने चोक कर लिया कोई चीज, है ना, कुछ गले में अटक गया उसके, लोग क्या करते हैं, एपिलेप्सी के पेशेंट झटके आने लगते, पानी पिलाने लगते हैं ना, तो पानी नहीं पिलाना चाहिए। क्यों? पीछे वाले बैक बेंचर्स ये क्या, पानी पिलाना चाहिए क्या? नहीं पिलाना चाहिए ना। एपिलेप्सी में लोग टेंशन में आके पानी पिलाने लगते हैं। पानी अगर सांस की नली में चला गया, ट्रैकिया में चला गया, क्योंकि तो फिर उसको वही सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाएगी। ब्रेन और माइंड का कनेक्शन, हाँ, मतलब एक तरह से सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक तो एक तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन सीएनएस लेवल पे काम नहीं हो रहा है, ठीक है। सीएनएस का काम क्या होता है, हमारे मेमोरी, हमारे हाथ पैर की लोकेशन, हम चल रहे हैं, है ना, ये सब चीजें, जबकि हमारे इंटरनल ऑर्गन सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक से कंट्रोल होते हैं। हमारा डाइजेशन वगैरह है, यूरिनेशन, डेफिकेशन, ये सब किससे कंट्रोल होता है, पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक से। लेकिन हमारा जो मूवमेंट है, हमारा मूवमेंट किससे कंट्रोल होता है, सीएनएस से। तो जब हमारा, ठीक है, एपिलेप्सी में क्या होता है, सीएनएस की डिस्टर्बेंस हो जाती है, ठीक। एपिलेप्सी में भी बैक्टीरिया होता है जो, ठीक है, वो ब्रेन में इंफेक्शन कॉज करता है ना। चलो उसको आगे बात करते, पहले इसको कवर करें, ठीक। तो ठीक है, एपिलेप्सी की कंडीशन हो गई, स्ट्रोक की कंडीशन हो गई, ठीक। हेड इंजरी और स्ट्रोक दोनों सेम चीज है। स्ट्रोक जो है हेड इंजरी के अंदर आता है। किस तरह की हेड इंजरी हुई है, हेड इंजरी तो ऐसे एक्सटर्नल भी हो जाती है, इंटरनल भी होती है। अगर अंदर ब्लीड हो गया है तो वो स्ट्रोक हो जाता है, ठीक। स्ट्रोक का मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन को ना मिलना। दो तरह के बताया था स्ट्रोक, दो तरह का बताया था मैंने, एक हेमोरेजिक और एक इस्चेमिक। पीछे वाले बताओ, स्ट्रोक कितने टाइप के बताए थे मैंने? स्ट्रोक कितने टाइप के बताए थे? चल रहा है, भूल गए? स्ट्रोक कितने टाइप के बताए थे? दो टाइप के बताए थे। कौन कौन से? एक मैं बता रहा हूं,
इस्चेमिक, इस्चेमिक, इस्चेमिक बताया था, तुम लोग पीछे बैठे हो, कहां सुनोगे। इस्चेमिक कल वाले टॉपिक में था, स्ट्रोक था इस्चेमिक और हेमोरेजिक। एक होता है हेमोरेजिक, एक होता है इस्चेमिक। हेमोरेज, हेमरेज नहीं पता है, हेमोरेज, ब्रेन हेमरेज नहीं सुना है, वही वाला हेमोरेज, ठीक। और एक इस्चीमिया सुना है ना, इस्चीमिया से है इस्चेमिक, इस्चेमिक, ISCHEMIC, इस्चेमिक, ठीक है। स्ट्रोक के टाइप है दोनों में, पता है आप लोग को क्या होता है हेमोरेजिक और इस्चेमिक में। हेमोरेजिक में क्या होता है कि कैपिलरी जैसे डैमेज हो गई तो ब्लड लीक कर जाता है, क्लॉट बन जाता है। हेमोरेजिक में क्या होता है, इस्चेमिक में क्या होता है। इस्चेमिक का मतलब हो गया कि ब्लड सप्लाई ना मिलना, लेकिन उसमें जरूरी नहीं है, जैसे बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है ना, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो उससे क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो ऑक्सीजन और ब्लड ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा ब्रेन तक, वो इस्चेमिक कहते हैं उसको। तो भी हमारा वो ब्रेन का हिस्सा डैमेज होगा तो हमारे पैर, हाथ पैर में क्या हो जाता है, पैरालिसिस टाइप में डेवलप हो जाता है, ठीक। हाँ, क्या ब्रेन में, हाँ, तो ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा तो ऑब्स्ट्रक्शन, अगर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से नहीं मिला तो भी, अब वो चाहे कोई ब्लड क्लॉट की वजह से भी हो सकता है, फैट भी हो सकता है, कहीं फैट कुछ डेवलप हो जाए, ठीक है। और एक हो गया आपका इस्चेमिक, हो गया, समझ में आ गया। हेमोरेजिक में क्या हो गया, जो ब्रेन की जो क्या आर्टरी वेन्स है उसमें डैमेज, आर्टरीज में डैमेज हो गया। मान लीजिए किसी का हाइपरटेंशन का पेशेंट है, उसका बीपी पहुंच गया कितना, 280-300, ठीक है। स्ट्रोक में ऐसा ही होता है, हाइपरटेंशन का पेशेंट है, बीपी उसका राइज कर गया, उसके बाद क्या होगा, हमारी ब्रेन में तो बहुत काफी बारीक बारीक कैपिलरीज होती हैं, है ना, तो उस पर प्रेशर पड़ेगा तो वो फट जाएंगी, ठीक। फट जाएंगे तो क्या होगा, ब्लीड होगा, इंटरनल ब्लीड हो जाएगा। अच्छा, ब्लीडिंग होने से जो ब्लड कैपिलरीज आर्टरी के अंदर चलना, रन करना चाहिए, वो कहां पे जा रहा है, हाँ, उसमें ब्रेन के कॉर्टेक्स में जा रहा है, ठीक। वहां जाने पे क्लॉट करेगा तो ब्रेन के सेल्स पे प्रेशर अप्लाई करेगा, प्रेशर डालेगा, इंपैक्ट करेगा उसको, सेल डैमेज होंगे ब्रेन के। और दूसरी चीज क्या हो सकती है, ब्लड का नेचर कैसा बताया था, एसिडिक की एल्कली, एल्कलाइन होता है ना, तो एल्कलाइन भी चीजों को डैमेज करता है। अगर किसी का पीएच ज्यादा है तो भी अगर डैमेज करेगा, ठीक है, और अगर पीएच कम है तो भी डैमेज करेगा, पता है आपको। अगर पीएच कम हो गया तो एसिडिक हो जाएगा ना, एसिड क्या करता है, डैमेज करता है। अगर कोई चीज एल्कलीन है तो भी डैमेज करता है, क्योंकि ब्लड का निशान मैंने बताया था, जल्दी अगर किसी लकड़ी पे यहां गिर जाए तो जल्दी छूटेगा नहीं, कपड़े पे पड़े आता नहीं छूटता है ना जल्दी, तो एल्कलीन नेचर की वजह से, ठीक है। स्ट्रोक का मतलब समझ गए, दो टाइप हो गए। तो फेंटिंग का कारण यही है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, उस हेड इंजरी हो सकता है, एपिलेप्सी हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, पॉइजनिंग हो सकता है। पॉइजनिंग में क्या हो सकता है, तुम लोग फर्स्ट एड को बहुत छोटा सा समझ रहे थे ना, बहुत कुछ है फर्स्ट एड में। फर्स्ट एड पॉइजनिंग, ये इमरजेंसी में पेशेंट आता है तो वहां फर्स्ट एड में क्या, उसको पट्टी बांध के घर थोड़ी ना भेज देते हैं। मान लीजिए किसी ने कुछ इसे बोलते हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग बोलते हैं, मान ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग बोलते हैं, ठीक है। जब कोई कीटनाशक खा लेता है, हाँ, सल्फास वगैरह, जब कोई कीटनाशक दवाई, या किसी ने फिनाइल पी लिया, किसी ने फिनाइल पी लिया, पढ़ा होगा ना पेपर, या चूहा मार दवा खा ली, मॉर्टिन खा लिया, ठीक है। तो ये इससे, या खेतों में छिड़कने वाली दवाइयां जो होती हैं, जो पेड़ पौधों में दवाई छिड़की जाती है, वो किसी ने खा लिया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, ठीक है। तो पॉइजनिंग होने, बताओ इनको जगह, पॉइजनिंग होने से क्या होगा, है पेशेंट जब खा लेता पॉइजन, उसके बाद आपने देखा है ना, उसको कहीं तो देखा होगा क्या कंडीशन होती है उसकी,
और होता क्या है, और क्या क्या होता है? अच्छा, फ्रॉथिंग। और अरे अनकॉन्शियस तो हो जाता है ना वो, अनकॉन्शियस होता है। तो जब विक्टिम पहुंचता है हॉस्पिटल में तो उसका क्या चीज मेंटेन किया जाता है? एबीसी। वो तो बताया ना, फर्स्ट एड में सबसे पहले एबीसी मेंटेन करना है, एयरवे, ब्रीदिंग। तो वो उस सर्कुलेशन, तो उसका ब्रीदिंग रेट कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। और सर्कुलेशन भी, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, बीपी गिर जाएगा, तभी तो अनकॉन्शियस हो गया वो, तभी तो अनकॉन्शियस हो जाएगा पेशेंट। अनकॉन्शियस जहर खाने के बाद तो टेंशन थोड़ी ना, टेंशन में तो पहले था वो, खाने के बाद तो उसकी टेंशन खत्म हो गई। तो बीपी उसका जो बीपी वो उसका हाइपोटेंशन हो जाएगा, उसका बीपी लो हो जाएगा काफी, ठीक है। तो जब वहां आईसीयू में पहुंचता है पेशेंट या इमरजेंसी पहुंचता है, सबसे पहले उसका पहली बात तो उसके फर्स्ट एड में क्या, इमरजेंसी में क्या करते हैं? सबसे पहले जो उसने कंज्यूम किया है उससे हम लोग बाहर निकालते हैं राइल्स ट्यूब की मदद से, ठीक है, जिसे नेजोफेरेंजियल ट्यूब बोलते हैं, एनजी ट्यूब, राइल्स ट्यूब भी बोलते हैं उसे, ठीक है। उससे नोज के थ्रू स्टमक में डाला जाएगा, ठीक, और सारा जो सक्शन मशीन के थ्रू पूरा सक कर लिया जाएगा जो भी उसने इनगल्फ किया है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि उसकी जो है कंडीशन और खराब ना होने पाए, क्योंकि ब्लड जितनी देर वो बॉडी में पड़ा रहेगा स्टमक में उतनी देर एब्जॉर्ब होता रहेगा, ठीक है। इसीलिए जल्दी तो ले जाते हैं पेशेंट को, विक्टिम को पहले ले जाते हैं, जितना जल्दी टॉक्सिक मटेरियल उसने कंज्यूम किया उसको बाहर कर दिया जाए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? मेडिकेशन। ऐसी मेडिकेशन, इमरजेंसी ड्रग्स दी जाती हैं जिससे क्या, उसका बीपी जो हाइपोटेंशन जा रहा है इसलिए अनकॉन्शियस है वो मेंटेन हो, ठीक है। और उसके बाद और जो उसकी बॉडी में जितने भी ड्रग्स पहुंच गया है वो तो नहीं निकल सकता, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए ना। अब जितना था स्टमक में उतना तो आपने हटा दिया, लेकिन पेशेंट तो अनकॉन्शियस अब भी है, चाहे निकाल दो उसको तब भी, सक्शन से निकाल दिया, उसके बाद क्या करेंगे? उसके ब्लड में तो चीजें पहुंच गई ना, एब्जॉर्ब तो हो गए ना ब्लड सर्कुलेशन में, तो फिर उसको क्या किया जाएगा? कुछ उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। बोतल चढ़ाने लगते हैं ना, बोतल क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि उसकी बॉडी में फ्लूइड जल्दी जल्दी जाने लगे। इससे क्या होगा? अगर उसके बोतल चढ़ाते हैं जो NS DNS चढ़ाते हैं, डाइल्यूट हो जाएगा। गुड, पहली बात तो डाइल्यूट हो जाएगा, दूसरी बात उस पेशेंट यूरिनेट करेगा तो ज्यादा से ज्यादा टॉक्सिक मटेरियल बाहर हो जाएगा, उससे उसकी कंडीशन वर्स नहीं होने पाएगी, बेटर, धीरे धीरे बेटर होने लगेगा। एक तो ये हमने कर लिया। दूसरी चीज क्या, जो इमरजेंसी ड्रग होती है जैसे एट्रोपिन वगैरह, ऐसी कंडीशन में वैसे एट्रोपिन चलती है। जब विक्टिम कुछ खा लेता है तो उसके वाइटल्स को बढ़ाने के लिए, बीपी, पल्स रेट सब बढ़ाने, इंक्रीज रेस्पिरेशन इंक्रीज करने के लिए एट्रोपिन बढ़ाते हैं, एट्रोपिन इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। समझ गए? इसमें कोई डाउट? और नॉरेड वगैरह भी दिया जाता है, कुछ दवाई आती है नॉरेड्रेनालिन, एड्रेनालिन, एडीआर बोलते हैं उसे, एडीआर या नॉरेड बोलते हैं, ये चलती हैं। तुम आप लोगों ने पिक्चर कभी देखी होगी टीवी पे, एक इंजेक्शन लेके पेशेंट के सीने पे मार दिया है, हार्ट पे, देखा है कभी किसी मूवी में? वो क्या, कौन सा इंजेक्शन रहता है जो लेके मार देते हैं, और पेशेंट तुरंत खड़ा हो गया, वो उठ के बैठ जाता है ना, कहीं देखा होगा ना, हमने देखा है इसलिए बता रहे हैं। देखा ना, वो एक इंजेक्शन भरा उसके यहाँ चेस्ट पे ही हार्ट के अंदर, रिब्स के दोनों रिब्स के बीच में, हार्ट के अंदर इंसर्ट कर दिया दवा सीधे, तो ठीक है, नॉरेड रहता है, या एड्रेनालिन या नॉरेड्रेनालिन। समझ में आया? कौन सी मेडिसिन चलती हैं
दी जाती हैं इसमें, ऐसी कंडीशन में पॉइजनिंग में पॉइजनिंग हो जाती है तो क्या क्या प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है? पहले तो सक्शन करके जो उसने कंज्यूम किया उसको बाहर करना, जितना हम निकाल पाए। उसके बाद यूरिनेट के थ्रू उसको जो है बाहर निकाल देना, और उसके बाद जो वाइटल जो उसके गिर रहे हैं वाइटल्स को हमें बढ़ाना है, ठीक। बीपी, रेस्पिरेशन, हार्ट रेट सब बढ़ाना है, ठीक। समझ में आया? डायबिटीज भी कारण होता है। किसी का शुगर लेवल बढ़ गया बहुत ज्यादा तो वो भी चक्कर आने लगता है, बेहोश हो जाता है, ठीक। दोनों में आता है, दोनों में आता है। ज्यादा बढ़ गया तो उस पे हाथ पैर कांपने लगते हैं और इस तरह के धुंधला दिखने लगता है, ठीक है। लो में भी यही होता है। हाँ हाँ, हाई में दिक्कत है। अभी मैंने पढ़ा था कोई सेलिब्रिटी थी, जीरो डाइट के चक्कर में उसने मतलब कम खाना शुरू कर दिया। मतलब अपना जो है जीरो डाइट पे चली गई थी, तो उसका जो है शुगर लेवल कम हो गया तो वो मर गई। हाँ वो तो है, कारण तो होता ही हो। तो बहुत ढेर सारी ड्रग्स, स्टेरॉइड बहुत सी आजकल बहुत सी स्टेरॉइड चलने लगी है। हाँ, ग्लूटाथियोन ले लिया था उसने, ग्लूटाथियोन लिया था। वो ग्लूटाथियोन ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। डोंट्स क्या नहीं करना चाहिए? डोंट गिव द पेशेंट एनीथिंग टू ईट और ड्रिंक। डोंट अलाउ द पर्सन हु हैज जस्ट फेंटेड टू गेट अप अंटिल द विक्टिम इज फुली कॉन्शियस। जब तक पूरी तरह होश में ना आ जाए उसे उठाना नहीं है, ठीक है। इफ द एरिया इज वार्म, डू नॉट क्राउड अराउंड द विक्टिम। अगर गर्मी का माहौल है, गर्मी का मौसम है और वो उस समय चाहे सन स्ट्रोक हो गया, चाहे जो भी कंडीशन रही हो, तो उसे आसपास भीड़ नहीं इकट्ठा होने देनी है, ठीक है। क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए हमें? कैच द पर्सन बिफोर ही सी फॉल्स, ठीक है। गिरा है तो उसे उठाना नहीं है। और अगर क्या गलत लिखा है? कैच द पर्सन बिफोर ही सी, सही तो लिखा है, सही तो लिखा है। बता, अब मुझे चक्कर आने लगे, आपने देख रहे हो कि सर गिरने वाले हैं, या तो भाई गिरने दोगे या तो कोई ना कोई पकड़ लेगा, ठीक है। तो वही चीज है उसकी अरे भाई गिर गया तो हेड इंजरी हो जाएगी, सर के बल गिर गया तो। रोका तो जा सकता है, आप मत रोकिए। अगर रोकने वाला इंसान होगा तो रोकेगा ना। कोई वहां गिर रहा है यहां से तो आदमी भाग के जाएगा ना, कि यहां से खड़ा होकर देखेगा कि हम तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। भागता तो है ना, कोशिश तो करता है इंसान। जब कोई गिरता है ऊपर से तो हाथ ऐसे पकड़ने की कोशिश करता है कि नहीं करता है? रिफ्लेक्स होता है वो तो, खैर तो उसको क्या बच जाएगा क्या? जब कोई छत से गिरता है तो क्या हाथ ऐसे फैलाता है कि नहीं? तो क्या पकड़ लेगा कोई चीज? लेकिन वो रिफ्लेक्स से कोशिश तो करता है ना, कोशिश तो करता ही है आखिरी टाइम तक। तो ठीक है, पिंच द पर्सन, पिंच मतलब पिंच द पर्सन एंड इफ शी मूव्स और ओपन हर आईज, ठीक। उसका रिस्पॉन्स हमें पिंच करके रिस्पॉन्स चेक करेंगे, ठीक है। समझ गए? पिंच करके रिस्पॉन्स चेक करेंगे पेशेंट का। एग्जामाइन द इंजरी एंड कॉज ऑफ कॉन्शियसनेस। उसकी चोट देखेंगे, इंजरी किस लेवल की है, ज्यादा है, टांका लगाने वाला है, कम है, ब्लीडिंग इसको हम रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते हैं, किस तरह से रोक सकते हैं, एग्जामाइन करेंगे ना।
कोई आता तो देखते हैं ना, पहले लाओ दिखाओ क्या दिक्कत है, कितनी दिक्कत है। ठीक है, अनकॉन्शियसनेस का कारण जानने की कोशिश करेंगे। अब तो होश में आके ही बताएगा, ठीक, उसके पहले तो बता नहीं पाएगा। टिल्ट हेड बैक एंड कीप आर्म्स एट राइट एंगल टू बॉडी। ठीक है, टिल्ट, उसका हेड टिल्ट कर देना है, बताया था, साइड कर देना है। टिल्ट मतलब ये होता है, ये बैक किया और टिल्ट कर दिया। ठीक है, टिल्ट हेड बैक एंड मतलब पीछे करना है, टिल्ट, इधर भी टिल्ट करेंगे, मतलब कभी कभी लैटरल भी हम लोग को करना पड़ता है, क्योंकि जो सांस लेने में ये पीछे की तरफ एक्सटेंशन और थोड़ा स्लाइटली रोटेशन दोनों जरूरी है। कभी कभी उससे भी काम चल जाता है, केवल बैक करने से भी काम चल जाता है, लेकिन जहां कभी जरूरत है तो वहां हॉस्पिटल में जो पेशेंट रहते हैं उनको ऐसे करके थोड़ी ना लेटाते हैं। आप देखोगे पेशेंट ऐसे लेटा रहता है साइड में, हॉस्पिटल में जाते हो तो ज्यादातर पेशेंट देखोगे या तो थोड़ा सा ऐसे रहता है या साइड में नेक होती है, लेफ्ट या राइट को। अभी पेशेंट ऐसे करके अस्पताल में लेटा रहता है। ठीक है, अब तो टाइम हो गया ना। रेस द लेग 8 to 12 इंच, लेग को रेस करना है ताकि ब्लड सप्लाई ब्रेन तक पहुंचे। ठीक, ब्रेन तक पहुंचेगा तो ही कॉन्शियस लेवल बढ़ेगा। लूजन नहीं टाइट क्लॉथिंग, अगर बहुत टाइट कपड़ा पहना है तो उसके थोड़े कपड़े लूज कर देने, बटन वटन खोल देने उसकी, ताकि, ठीक है। कीप द विक्टिम वार्म इफ द कोल्ड आउटसाइड, अगर हाथ पैर सूख देखो ठंडे हैं तो उसको कुछ गर्म चीज है तो उसको सेको, नहीं तो ऐसे रब करके गर्म करने की कोशिश करो। कीप अ रिकॉर्ड द कैजुअलिटी कंडीशन, ठीक है, इसका रिकॉर्ड आपको रखना है कि आपको जब मिला था तो किस कंडीशन में था, इसका रिकॉर्ड रखो कि इस पोजीशन में हमें मिला था। हॉस्पिटल लेके जाओगे तो आपसे पूछेगा कहाँ मिला था, कैसे गिरा था, किस कंडीशन में थी, कैसे पड़ा हुआ था, बताओगे ना, कुछ तो बताओगे। ठीक है, बंद कर दो।